एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 7 कराने जा रहा हूँ यूथ पब्लिकेशन का, जो बिहार स्पेशल सर्वे अमीन का आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो भी बच्चे इससे पहले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि टेलीग्राम, तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है एक्सएम स्टडी, आप वहाँ पर जाकर के सर्च करके वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है नीज इज ए केमिकल क्लिसिफाइड एज। नीज क्या है एक, तो आप लोग को पता होना चाहिए। नीज एक क्या है, एक सिलिशियस रॉक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, कह रहा है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन। जो किसी बिल्डिंग स्टोन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कितना होता है, तो ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए कि जो रेंज होता है ना 60 to 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, मतलब मेगा पास्कल में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द वॉल्यूम। कहने का मतलब है कि निम्न में से किस पत्थर की जल अवशोषण क्षमता आयतन के अनुसार प्रतिशत से न्यूनतम होती है। बताना है कि सबसे कम किसका एब्जॉर्प्शन करता है। तो याद रखना है कौन सा होता है, स्लेट जो होता है ना सबसे कम एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ माग्मा एट द कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सर्वेस। तो कहने का मतलब कह रहा है पृथ्वी की सतह से काफ़ी अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाले सेल को क्या कहते हैं। बताइए इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखना इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेज मोर एबिलिटी टू रेसिस्ट फायर। कह रहा है निम्न में से किसमें आग का विरोध करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो याद होना चाहिए सबसे ज़्यादा किसमें होती है, किसमें होती है, कंपैक्टेड जो स्टोन होता है ना उसमें आग की सहने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। क्या ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है डैश इज ए वेराइटी ऑफ कार्बोनडम स्टोन इज ए वेरी हार्ड एब्रेसिव मटेरियल। तो बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कार्बोनडम पत्थर की एक किस्म है जो एक बहुत ही कठोर अवघर्षी पदार्थ होता है। तो बताइए कौन सा होता है। तो याद रखना कौन सा होता है, एमरी होता है। कौन सा, एमरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, कह रहा है ग्रेनाइट एंड रियोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। बताना है ग्रेनाइट और रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है। तो याद रखना किसका उदाहरण है, इग्नियस रॉक का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, कह रहा है सैंड स्टोन। जो सैंड स्टोन क्या है, तो कौन सा रॉक सैंड स्टोन होता है। तो याद रखना सैंड स्टोन जो होता है ना एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को अलग अलग डिफरेंट जेई में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्किंग इन ए बिल्डिंग। कहने का इसमें से कौन सा है जो हम लोग किसी बिल्डिंग के भवनों को सजावट कार्य में उपयोग में लेते हैं। तो कौन सा होगा तो क्या देखिए यहाँ पे डायमंड है, बेसाल्ट है, स्लेट है और ग्रेनाइट है। तो याद रखना ग्रेनाइट को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भवन के सजावट कार्य के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक डिफाइन इट्स कैपेसिटी टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। कहने का मतलब सेल का निम्न में से कौन सा गुणधर्म इनकी अधिकतम मात्रा में जल भंडारित करने की क्षमता को परिभाषित करते। करने का मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा आप लोग करते हैं। याद रखना कौन होता है, तो पोरोसिटी जो होता है ना वही आप लोग को पता चलता है कि कितना उसके अंदर वाटर एब्जॉर्बेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इन विच कैटेगरी ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड डोलराइट एटीसी टाइप ऑफ रॉक। कहने का मतलब जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डोलराइट, कह रहा है कौन सा टाइप का रॉक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रेनाइट बेसाल्ट सब जितना भी होता है, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डोलराइट हो गया, जहाँ आइट जो लगेगा ना अंतिम में तो समझ जाइए इग्नियस रॉक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन। कहने का मतलब इनमें से हमको गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन का बताना कि क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो याद रखना गुड कैरेक्टरिस्टिक में जो होता है ना उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है ना 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। बात सही है। कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ग्रेटर देन 2.6, ये भी सही है कि किसी अच्छे स्टोन के लिए उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 2.6 से ज़्यादा होना चाहिए। कह रहा है स्टोन शुड बी वेल सेशन बिफोर द पुटिंग इन टू यूज। कहने का बात सही है कि पत्थर को उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से संशोधन करना चाहिए, ये बात भी सही है। कहने तीनों ऑप्शन क्या ए बी सी तीनों स्टेटमेंट मेरा सही, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, द आर्जिलियस रॉक हैव देयर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट एज। जो आर्जियस रॉक का चारों में से बताना है कि जो आर्जियस रॉक इसमें से कौन सा,
तो बताना कि इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है आरजे स्लोप में। तो आरजे स्लोप में आप लोग को पता होना चाहिए कि जिसमें क्ले जो होता है ना, आर्गिलेस मतलब होता है क्ले, तो किसमें क्ले, किसमें बी, ऑप्शन नंबर बी, मतलब आर्गिलेस में जो होता है ना क्ले का मात्रा ज़्यादा रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, विच यूज व्हेन यूज इन रोड वर्क, जब हम लोग रोड वर्क यूज करते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ द हार्डनेस ऑफ ए स्टोन शुड बी ग्रेटर देन, जब भी हम लोग किसी रोड के काम के लिए यूज करते हैं स्टोन को, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितना से ज़्यादा होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई भी रोड का हम लोग काम करेंगे तो मेरा स्टोन का जहाँ यूज़ होगा रोड में, तो उसका मेरा हार्डनेस जो होगा ना कितना से ज़्यादा होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितना, 17 से आप लोग को ज़्यादा होना चाहिए, तब हम उस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या है, कह रहे द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंड स्टोन, जो सैंड स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप लोग को बताना है। तो याद रखना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंड स्टोन जो होता है ना 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है बीएमसी में अधिकतर क्वेश्चन क्या होता है आप लोग को रटना पड़ता है, या तो कॉन्सेप्ट पता है तो देखिए ये सब कॉन्सेप्ट ये आप लोग को नॉमेरिकल टाइप का सीधा रटना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, अब चलिए हम लोग सॉइल का चलते हैं। ये क्वेश्चन जितना भी मैं आप लोग को भी क्वेश्चन करा हूँ सब मिक्स अलग अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मिक्स है। और जैसे ही एग्जाम डेट आने लगेगा तो मैं आप लोगों को 10 से 15 टेस्ट सीरीज कराने जाऊंगा, तो उसमें फुल टेस्ट सीरीज होगा। अभी आप लोग मिक्स और आप लोग को सब्जेक्टिव वाइज 2 वीडियो मैं आप लोग को 1 बाय 1 करके देता हूं। तो क्या है, द डैश सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कौन सा सॉइल ट्रांसपोर्टेड होता है। तो याद रखना कोलेबियल सॉइल जो होता है ना मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सो द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए मेरा सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होगा। तो याद रखना सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किसका होता है, जो जिसका सॉइल का पार्टिकल सबसे छोटा होता है ना उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता है। तो मतलब कोलाइडल्स जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, उसके बाद सबसे कम उससे छोटा कौन सा क्ले होता है, उससे छोटा सॉरी उससे बड़ा क्ले होता है, उससे बड़ा सिल्ट होता है, सबसे बड़ा सैंड होता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, क्या जो जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो होता है सॉइल कैसे बनता है, तो उसका हम लोग को जियोलॉजिकल साइकिल क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोग को पता होना चाहिए सबसे पहले वेदरिंग होता है, किसी चीज़ का वेदरिंग करते हैं, वेदरिंग होने के बाद क्या तो ट्रांसपोर्ट होकर कहीं जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा तो कहाँ किसी जगह रुकेगा, डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन होने के बाद कहीं रुका तो फिर क्या अप हिलिंग, मतलब वहाँ पे कोई पहाड़ टाइप का बनेगा, तो क्या होगा अप हिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, वाटर यूटिलाइजेबल बाय द प्लांट इज अवेलेबल इन द सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ, बताना है कि पौधों द्वारा प्रयुक्त पानी जमीन में मुख्यतः निम्न रूप से उपलब्ध होते हैं, किसके द्वारा उपलब्ध होते हैं, किसके द्वारा, कैपिलरी वाटर के द्वारा उपलब्ध होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्ले मिनरल, इनमें से बताना है कौन सा क्ले मिनरल नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए क्ले का मिनरल जो होता है ना, जो एक्टिविटी हम लोग को देता है, किसी भी सॉइल का एक्टिविटी कितना देता है, तो याद रखना क्योलाइट, इलाइट और मोंट मोनोलाइट, ये तीनों जो है ना मेरा ये क्ले मिनरल है। क्या है तीनों, ये क्ले मिनरल है। और उसके अलावा देखिए मिनिमम ये ही तीनों मेरा क्ले मिनरल, कहना एलाइट मेरा क्ले मिनरल नहीं है, नोट पूछा है क्वेश्चन में, तो क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए क्योलाइट का जो आप लोग को है ना एक्टिविटी याद रखना है, हम लोग को ये भी बता देते हैं एक्टिविटी क्या होता है। क्योलाइट का एक्टिविटी जो होता है 0.1 to 0.4 होता है, ये आप लोग पता होना चाहिए। और इसके बाद इलाइट का जो होता है ना 0.5 to 1 होता है, और मोंट मोनोलाइट का कितना होता है 1.0 to 7.0 के होता है। ये चीज़ आप लोग को तीनों याद रखना है, ये तीनों में से कभी ना एक क्वेश्चन पूछता ही हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है द कोलेप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड, जो कोलेप्सिबल सॉइल होता है किससे एसोसिएटेड होता है। तो याद रखना कोलेप्सिबल सॉइल जो होता है ना लोएस्ट सॉइल से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है लिक्विफिकेशन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच टाइप ऑफ सॉइल, जो लिक्विफिकेशन होता है किस सॉइल में होता है। याद रखना लिक्विफिकेशन हमेशा क्या होता है, वहाँ होगा जहाँ पे लूज होगा, लूज सैचुरेटेड सैंड होगा वहाँ पे लिक्विफिकेशन होगा, कहने लूज सैचुरेटेड सैंड जहाँ होगा वहाँ पे लिक्विफिकेशन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सपेंसिव सॉइल, इसमें से बताना है कौन सा मेरा एक्सपेंसिव सॉइल है। अब देखिए एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होना। तो याद रखना कि वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ होता है, मोंट मोनोलाइट के कारण होता है, और मोंट मोनोलाइट किस में पाया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में पाया जाता है, कहने का मतलब क्या हो ब्लैक कॉटन सॉइल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ क्ले, इनमें से हमको बताना है कौन सा जो मेरा एक्टिविटी ऑफ क्ले के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्टिविटी ऑफ जो मेरा क्ले के लिए कौन सा मोंट मोनोलाइट जो होता है मेरा एक्टिविटी ऑफ क्ले के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है? फॉर फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल, जो फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल होता है, मेथड यूज फॉर ड्रेनेज इज, उसका मेथड यूज़ कर ड्रेनेज के लिए किसका यूज़ करते हैं आप लोग को? तो याद रखें किसका होता है? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल्स अरेंज मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लोग को बताना है किसी मिट्टी की संरचना में कण एक दूसरे से अधिकतम या कम समांतर की व्यवस्था करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक सिंगल ग्रेन, हनीकॉम, फ्लेकुलेंट, डिस्पर्स्ड। तो याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड बोलते हैं। डिस्पर्स में क्या होता है? एक दूसरे से अधिक या कम समांतर में व्यवस्था रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है? कह द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू इंड्योर alternate wet and dry condition for a long period without considerable deformation and loss of the mechanical strength is called। तो हम लोग को बताना है कि उसके एबिलिटी ऑफ मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका हम लोग कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन के लिए होता है, बिना डिफॉर्मेशन का लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना उसको क्या बोलते हैं? वेदिंग रेसिस्टेंट बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है? कह रहा है लोएस इज ए सॉइल, लोएस एक सॉइल का टाइप है विच फॉल्स, किस में वो करता है? फॉल्स, मतलब लोएस किस टाइप का? लोएस जो होता है किस टाइप का एक सॉइल है? तो याद रखना लोएस जो होता है एक विंड बोर्न सॉइल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या कह रहा है? एक क्ले विच कंटेन क्योलोनाइट हैज़ एक्टिविटी वैल्यू, जो मेरा कोई क्ले है, क्ले में 3 होता है, क्योलाइट, इलाइट और मोंट मोनोलाइट। तो अब बताना कि हमको क्योलाइट का एक्टिविटी क्या होगा। तो इससे पहले मैं बताया था आप लोग को कि क्योलोनाइट का एक्टिविटी क्या होता है? 0.1 to 0.4 होता है। देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है? 0.4 है, करने का मतलब क्योलाइट का ये हो जाएगा। और इसके बाद इलाइट का मैं आप लोगों को बताया था, इलाइट का बताया था कितना? 0.5 to 1। और मोंट मोनोलाइट का आप लोग बताए थे 1 to 7। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है? कह द एक्सेस ऑफ सिलिका, सिलिका का एक्सेस होने के कारण डैश द कोहेशन बिटवीन द अर्थ सरफेस। तो जैसे ही मेरा सिलिका का एक्सेस हो जाएगा तो सिलिका के अधिकतम भूमि कणों के बीच संशक्ति को क्या होता है? क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है? क्या होता है? नष्ट कर दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है? कह रहा है फ्लूइड चेंज द वॉल्यूम अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू। अब कह रहा है कि जो मेरा फ्लूइड का जो होता है ना, वॉल्यूम चेंज होने के कारण, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण जो मेरा वॉल्यूम चेंज होता है वो किसके कारण होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए किसके कारण होता है? कंप्रेसिबिलिटी के कारण होता है। किसके कारण? कंप्रेसिबिलिटी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर द मटेरियल इन लिक्विड स्टेट द शियर स्ट्रेस। अब माना न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? आप लोग को पता होना चाहिए। टो इक्वल टू क्या होता है? म्यू डी थीटा बाय डी टी होता है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। शियर स्ट्रेस जो मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो हम लोग का लॉ है क्या होता है? टो इक्वल टू म्यू डी थीटा बाय डी यू, या होता है टो इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, मतलब दोनों में से कोई एक होगा। तो कह रहा है कि किस ये जो मेरा है किसके शियर स्ट्रेस मेरा किसके प्रोपोर्शनल है? कहने का मतलब ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग को पता होना चाहिए। एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलते हैं। एंगुलर तो क्या होगा मेरा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर? क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो मेरा रेट ऑफ क्या थीटा डी थीटा बाई डी टी है, तो मतलब रेट हो गया किसी चीज़ का, तो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर है क्या? इफ़ द मास डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, मतलब लिक्विड का मास डेंसिटी हमको दे दिया है एंड डायनेमिक विस्कोसिटी भी दे दिया है मेरा, द इट्स काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? न्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू अपॉन रो होता है। म्यू कितना मेरा 1 है डायनेमिक विस्कोसिटी, और रो कितना 1000 है, कहने 0.001 हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्या इसका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या कह रहा है? व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सबसे पहले तो आप लोगों को सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स का क्या होता है? ML/T-2 होता है आप लोगों को डायमेंशन। लेंथ का क्या होता है? L होता है। तो क्या कट जाएगा? क्या होगा? M/T-2 हो जाएगा। करने का किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन का ML/T-2। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है? in which of the following fluid is the shear stress found directly proportional to the rate of angular deformation। ये तो ऑटोमेटिक है। किसके द्वारा कहा गया है कि shear stress जो होता है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन? किसके द्वारा? न्यूटोनियन फ्लूइड के द्वारा कहा। किसका? न्यूटोनियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग को? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
ए रियल फ्लूइड इन इज ऑन विच, कहना कोई भी रियल फ्लूइड होता है, क्या होता है रियल फ्लूइड जो होता है ना आप लोग को, तो याद रखना रियल फ्लूइड जो होता है ना हमेशा उसके पास विस्कोसिटी होता है। कोई भी रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड होगा तो उसके पास नहीं हो सकता है, बट रियल फ्लूइड के पास एक विस्कोसिटी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या द प्रॉपर्टी बाय विच द मोलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड आर अटैच्ड बाय देयर ऑन इज कॉल्ड, कह रहा है कि वह प्रॉपर्टी द्रव के अणुओं का वह गुण जिनके कारण वे आपस में बंधे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग को, तो याद रखना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपस में बंधे हुए, कोहेजन। जो कोहेसिव सेल होता है एक दूसरे से क्या होता है, बंधे हुए रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करा, इफ़ द रेशियो ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशन आर इक्वल देन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप आर सेड हैव। अब मान लीजिए कहने के मतलब जो भी मेरा सब रेशियो जो है ना किसका, लीनियर डायमेंशन एंड द मॉडल और प्रोटोटाइप का मेरा सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होता है, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी में होता है इस टाइप का। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो हम लोग का क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन टो इक्वल टू क्या होता है आप लोग को, म्यू डी यू बाई डी वाई होता है। तो क्या होगा ये, क्या आप लोगों को वाई इक्वल टू एम एक्स हो गया, ये आप लोग क्या लीनियर हो गया ना, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, लीनियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है इफ इन ए फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन देन द फ्लूइड, तो वही क्वेश्चन हो गया। उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं ना, जो मेरा डायरेक्टली टो इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये इसको हम लोग क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। इस चीज़ को जो फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है विंड स्पीड इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, विंड स्पीड किससे मेजर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एनोमीटर जो होता है ना उससे हम लोग विंड स्पीड मेजर करते हैं। तो एनोमीटर से हम लोग विंड स्पीड मेजर करते हैं, प्लेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल का मेजर करते हैं, और स्पीडोमीटर से जो गाड़ी का जो स्पीड होता है ना उसको मेजर करते हैं। तो ये पता होना चाहिए, गाड़ी में जो हम लोग लगा हुआ रहता है स्पीडोमीटर, उससे हम लोग स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है किससे रिलेटेड है, तो याद होना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टो इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई या म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। कहने का मतलब किस किस है, शियर स्ट्रेस है और आप रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है, इससे आप लोग को तो कहाँ देखिए जिस जगह होगा आप लोग को कर लीजिए। तो क्या है, शियर स्ट्रेस है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब क्या होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको हम लोग क्या होता है स्पेसिफिक जहाँ स्पेसिफिक लग जाए, तो कहने का मतलब उसमें हम क्या करते हैं वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। किसी भी डिफिनेशन में जैसे स्पेसिफिक मास, तो उसमें हम मास बाय वॉल्यूम कर देंगे, वो स्पेसिफिक मास हो जाएगा। तो जहाँ भी स्पेसिफिक हो वहाँ वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय वॉल्यूम हो जाएगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाए। तो इसके कहने का मतलब क्या होगा, जहाँ भी आपको वॉल्यूम, तो क्या होगा आप लोग को यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक वेट हो जाएगा। क्या वेट पर वॉल्यूम है तो स्पेसिफिक वेट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है ए परफेक्ट गैस, कोई परफेक्ट गैस क्या होता है, याद रखना जो भी परफेक्ट गैस होता है उसको क्या होता है, याद रखना परफेक्ट गैस के पास क्या होता है, कोई भी विस्कोसिटी नहीं होता है जीरो विस्कोसिटी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है स्टॉक इज ए यूनिट ऑफ, कोई भी जो स्टॉक होता है उसका यूनिट क्या होता है, देखिए न्यू डायनेमिक, देखिए काइनेटिक विस्कोसिटी जो होता है ना, न्यू जो होता है म्यू अपॉन रो होता है, ये मतलब काइनेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है, ठीक है। इसका जो तो मेरा होता है क्या होता है, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, ठीक है। बट एसआई यूनिट तो ये होता है, बट सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस क्या होता है आप लोग को, स्टॉक होता है आप लोग को, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसका यूनिट हो गया, काइनेटिक विस्कोसिटी का हो गया। और एक चीज़ याद रखना, एक स्टॉक जो होता है ना आप लोग को 10⁴ मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है। कहीं भी क्वेश्चन पूछ देगा कि एक स्टॉक इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, तो कितना हो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है ऑल द इंग्रेडिएंट बिफोर टेस्टिंग द इंग्रेडिएंट एंड कंक्रीट शुड ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर विच प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब कोई भी जितना भी सामग्री रहता है कंक्रीट का, उसको हम किस टेम्परेचर पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो याद रखना जब भी हम लोग उसका
टेम्परेचर का यूज़ करते हैं तो हमेशा वो आप लोग को प्रोन्स एंड कॉज रहता है कि 27 ± 3 रहता है। याद कितना 27 ± 3 डिग्री सेल्सियस पे हम उस कंक्रीट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है कह रहा है एज पर IS कोड 456/2000 जनरली द टेस्ट स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करें या कंक्रीट का रहा है तो कंक्रीट का जैसे ही करेंगे तो आप लोग कितना साइज होता है 150 mm होता है ना 150 × 150 × 150 तो करने के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का C हो जाएगा। उसी तरह से अगर जैसे ही अगर यहाँ पे कंक्रीट की जगह आप लोग को सीमेंट आता है 70.5 हो जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि कंक्रीट पूछ रहा है या सीमेंट पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है एस्फाल्ट कंक्रीट इज ए मिक्स कंप्रेजिंग जो एस्फाल्ट कंक्रीट होता है किसका मिक्सिंग के होता है तो किस चीज़ को हम मिक्स करते हैं तो उसको हम एस्फाल्ट कंक्रीट बोलते हैं। तो याद रखना जो कोर्स एग्रीगेट होता है और मिनरल फिलर होता है और बिटुमिन होता है उसको जैसे ही हम मिक्स करते हैं तो उसको हम एस्फाल्ट कंक्रीट बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है द डायमीटर ऑफ नीडल विकेट एपरेटस होता है जो इनिशियल सेटिंग टाइम का विकेट एपरेटस में उसका हम कितना नीडल का डायमीटर होता है याद रखना कितना होता है 1 mm होता है। जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है विकेट एपरेटस का उसका डायमीटर कितना होता है 1 mm होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट कह रहा है बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम कितना होता है। याद रखना कि 5% जब हम लोग उसमें वाटर कंटेंट मिलाते हैं कोई भी सैंड में तो उसका क्या होता है कि 40 से 50% क्या होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ये भी क्वेश्चन कितना इंक्रीज करता है तो वो देखिए वाटर मॉइस्चर कितना मिलाते हैं 5% बट क्या होता है उसका सैंड का जो होता है ना वॉल्यूम इंक्रीज कितना करता है 40 से 50% के रेंज में करता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो आज मैं आप लोग को 50 क्वेश्चन कराया हूँ और ऐसे ही डेली मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन जो भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ टोटल मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी ने एक स्टैंडर्ड बुक से करा रहा हूँ वो आप लोगों को जो बिहार स्पेशल सर्वे अमीन के लिए निकाला गया है यूथ पब्लिकेशन के लिए जो एक स्टैंडर्ड बुक है और उसमें क्या किया गया अलग अलग जितना भी जेई है सब क्वेश्चन को मिक्स किया गया डिफरेंट बुक से। तो इससे क्या होगा कि इस बार पहली बार आप लोग का एग्जाम हो रहा है तो जिससे डायरेक्ट 60 से 70 क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा क्योंकि 3-4 सब्जेक्ट ऐसा है जैसे सॉइल हो गया BMC हो गया सर्वेइंग हो गया सॉइल हो गया और हाईवे हो गया सोम हो गया इस टाइप का क्वेश्चन जो RCC हो गया ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसमें बहुत कम ऐसा चीज़ है कि 50% तो सीधा रटने वाला चीज़ है जैसे आप लोग को कोड हो गया कोड का जो भी पूछेगा आपको रटा हुआ होना चाहिए सीधी। तो इसलिए मैं आप लोग जो भी क्वेश्चन है मैं आप लोग डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग को क्वेश्चन डायरेक्ट आज आपके एग्जाम में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कमेंट करके मुझे बताइए कैसा सेशन लग रहा है। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं आप लोग लाइव सेशन भी करवाऊंगा तो आप लोग कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुझे पता चलेगा कि रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ कहाँ मेरा प्रॉब्लम है क्या है हर एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए और जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो अभी बिहार अमीन के लिए प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।